Hello everyone, welcome back to our channel. The topic we will be discussing today is superposition principle. Superposition principle एक application based topic है. Like we can say कि इस topic में हमारे पास we have just a very brief theory. अभी तक हम इस पूरी series में क्या करें? We are discussing a particular topic, like उसका सब mathematics involved and what are the expressions for wave function, energy, ये सब करने के बाद then we were discussing questions. In this particular topic, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इट इंक्लूड्स अ वेरी शॉर्ट थ्योरी, मतलब बहुत थोड़ा सा पोर्शन है थ्योरी का, बिकॉज एक्चुअली इट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड. तो हम पहले 5-10 मिनट में वो थ्योरी डिस्कस करके देन वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल to solve the questions. Like how can we apply superposition principle on the questions, how can we use this application to calculate the observables. Actually हम superposition principle को क्यों use कर रहे हैं? We are using superposition principle to calculate the value of observables. Like हमारे पास energy है किसी भी system की, या फिर इनफैक्ट angular momentum है, वो सब चीज़ें हम calculate कर सकते हैं using superposition principle. Okay. So we will have only like a single video related to this topic. There will be separate question video, because उससे क्या होगा, like because this is this includes like very short theory that will be covered in like 5 to 10 minutes. After that we will include the questions in this particular video only. Okay. So talking about superposition principle, what we actually mean by superposition. देखो क्लासिकल मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन ही इसीलिए हुआ बिकॉज देयर वाज सम लाइक फॉल्ट्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स. कुछ चीज़ों के रिजल्ट नहीं निकल रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स से, बट देयर वाज अ थिंग इन क्लासिकल मैकेनिक्स, वी कैन से देयर वाज अ कंसेप्ट इन क्लासिकल मैकेनिक्स दैट सेज कि अगर मेरे पास दो वेव्स हैं, लाइक आई हैव दिस वेव एंड आई हैव दिस वेव, और अगर इनको सुपर इम्पोज करा दिया जाए, अगर इनको एक दूसरे में ऐड करा दिया जाए, तो मुझे एक रिजल्टेंट वेव मिलती है. Okay, this is what we mean by superimposition of wave, and this concept was exist in classical mechanics. Classical mechanics में ये concept exist करता था कि एक wave दूसरी wave दोनों को plus किया and we get our resultant wave. Okay, so this is about like this is known as superimposition of waves, and this was a concept of classical mechanics. टॉकिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमारे पास ऐसा ही हुआ. ये चीज़ जो कंसेप्ट है, ये वाला जो सुपर, ऐसा नहीं है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में सब कुछ ही गलत है. ये जो टॉपिक है इसका देयर वाज सम एग्जिस्टेंस इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स ने भी इसको सही माना, एंड जस्ट लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स इट वाज कंसीडर्ड और इट वाज एज्यूम्ड कि वी कैन लाइक सुपर इम्पोज द वेव्स. हम वेव्स को क्या कर सकते हैं, सुपर इम्पोज कर सकते हैं, और उनको सुपर इम्पोज करने के बाद हमें क्या करता है, एक रिजल्टेंट मिलता है. ठीक है. तो अब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग द वेव्स, वी आर एडिंग और वी आर सब्ट्रैक्टिंग, दैट डजंट मैटर. हम उनको सुपर इम्पोज करवा रहे हैं. जब हमने उन दो वेव्स को सुपर इम्पोज करवाया तो वी गेट अ रिजल्टेंट. ठीक है. अब ये जो रिजल्टेंट है, दिस रिजल्टेंट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल्स. बट द फर्स्ट पॉइंट, लाइक ये तो जस्ट दैट वाज अ ब्रीफ लाइक यू कैन से introduction to the topic. Talking about the examination point of view या फिर examination approach to the question, हमारे पास क्या है कि अगर मुझे किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी सिस्टम पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो मुझे वेव्स को ऐड करना है. वेव्स को ऐड करना है. अब दिस वेव हाउ इट बिहेव्स, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, और इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्मेट. वो हमें कैसे पता चलेगा कि कैसा सा इसका डायग्राम बनेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेव फंक्शन. सो व्हाट वी एक्चुअली डू, हम ऐसे, ये तो जस्ट वी हैव डायग्राम्स, वी कैन नॉट ऐड देम. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द वेव फंक्शन ऑफ दीज टू. इसका वेव फंक्शन लिया, इसका वेव फंक्शन लिया, दोनों को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज नोन एज सुपर इम्पोजिशन. एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि हमारे पास दो वेव्स को हम ऐड कर सकते हैं, एंड नॉट ओनली टू, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, और इट कैन बी मोर देन दैट. हम वेव्स को ऐड कर सकते हैं, हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा. उस रिजल्टेंट को यू कैन यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, उस रिजल्टेंट को यू कैन यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल्स. ओके, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नाउ व्हाट यू कैन नॉट जस्ट सिंपली टेक टू वेव्स. आप सिंपली दो वेव्स को लेके, वेव फंक्शंस को लेके ऐड नहीं कर सकते. देयर माइट बी सम कंडीशंस. यू कैन नॉट जस्ट सिंपली ऐड एक हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन है,
उसको आप सिंपली पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स से नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज हाउ कैन यू ऐड दीज टू वेव फंक्शंस जो सिस्टम ही डिफरेंट से बिलोंग कर रहे हैं. So there are conditions, there are few conditions that must be fulfilled for the wave function to be added. So first of all we will be discussing about the conditions for the superimposition of wave. मतलब क्या conditions हैं कि वो wave functions को या waves को हम लोग superimpose कर सकते हैं. So first heading under this topic will be conditions for the wave functions to be superimposed on each other. Okay, so we will be discussing the conditions. ओके चलो, अगर हम बात करें कंडीशंस की, तो सबसे पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली वही है जो हम हमेशा वेव फंक्शंस की बात करते हैं तो लेके चलते हैं, दैट इज वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड. वो हमारे कैसे होने चाहिए? नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए. ठीक है. दूसरा हमारे पास क्या है? वेव फंक्शन मस्ट बी ऑर्थोगोनल. ठीक है. ये वो कंडीशंस है जो तो हर जगह वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि तभी तो वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा. अगर वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो फिर उसको कैसे यूज कर सकते हो? यूज नहीं कर सकते हो तो कैसे ऐड कर सकते हो? ओके, सो दीज टू कंडीशंस ये तो हर हाल में फुलफिल होनी ही चाहिए. जो थर्ड कंडीशन है और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इस पर्टिकुलर केस में, वो क्या है कि जो वेव फंक्शंस है that we consider, the wave functions that we consider must belong to the same system, that must belong to the same system. ये क्या होने चाहिए हमारे पास? सेम सिस्टम को बिलोंग करने चाहिए. सेम सिस्टम को बिलोंग करने का मतलब है अगर आपने पहला वेव फंक्शन पार्टिकल इन अ बॉक्स से लिया है तो दूसरा भी पार्टिकल इन अ बॉक्स से होगा. अगर आपने पहला SHO से लिया है तो दूसरा भी SHO से होगा. अगर आपने पहला हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन लिया है तो दूसरा भी हाइड्रोजन एटम का ही वेव फंक्शन होगा. Because you cannot simply just take two wave functions from different system and can add them, because that will not give any results. तो result obtain करने के लिए आपको क्या करना है? दो wave functions को add करना है जो same system के होते हैं. These are the three important conditions that must be fulfilled. उसके बाद एक और फोर्थ पॉइंट है, उसको we will not say condition, तो आप इसको फोर्थ पॉइंट में नहीं लिखेंगे. आप लिखोगे कि लाइक देयर इज सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि हमेशा हम जो सुपर इम्पोजिशन लेते हैं, सुपर इम्पोजिशन इज कंसीडर्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0. मतलब हमेशा जब भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंसीडर कर रहे हैं और वेव्स का सुपर इम्पोजिशन ले रहे हैं, तो वो जो सुपर इम्पोजिशन है वो हर केस में कैसा होना चाहिए? टाइम t इक्वल्स टू 0. मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में वी विल कंसीडर, वी विल नॉट लाइक टेक मिड वे. हम ऐसा नहीं है कि सिस्टम लेट्स द सिस्टम रन एंड बीच में हम लोग कहीं से सिस्टम उठा रहे हैं. वी विल ऑलवेज टेक टाइम t इक्वल्स टू 0. और जब हमने टाइम t इक्वल्स टू 0 ले लिया तो यहाँ से एक चीज़ फिक्स होती है दैट देयर इज नो नीड टू यूज टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, बिकॉज टाइम तो फिक्स ही कर दिया ना, तो टाइम तो यहाँ पे कोई रोल प्ले करेगा नहीं. To solve this particular part also we will use Schrodinger time independent equation. Okay, so these are the conditions that must be fulfilled for the wave function to be for the wave function to follow superimposition principle. Next you can like directly give the heading how to apply superposition principle on questions. How to apply superposition principle on questions. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बहुत इजी टॉपिक है. आप ये वीडियो देखने के बाद आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि यू पे अटेंशन टू द डिटेल्स कि क्या हम एक्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं. तो मेरे पास ना एक वेव फंक्शन है साई1, मतलब दिस वी कैन से कि दिस इज एन आइगन फंक्शन. उसके साथ मैंने एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करा C1. नाउ C2 साई2, दिस इज एक्चुअली हम इनको ऐड कर रहे हैं तो वी आर सुपर इम्पोजिंग द वेव्स. इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4. ठीक है, ये कर दिया. अब मैंने इसको पूरे को नाम दे दिया 5. ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग. लाइक आप यहाँ 5 यहाँ साई लिख सकते हैं. बुक्स में से अगर आप मैच करोगे यहाँ पे 5 दिया होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. दिस इज आवर आइगन फंक्शंस एंड दिस इज आवर टोटल वेव फंक्शन. ओके, तो ये आपको दिया होगा. दिस विल बी गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू डू, you have to like you can just simply write down the steps.
Step number 1 to solve the question, check whether phi is normalized or not. Check whether this is normalized or not. तो उसको normalize करने के लिए क्या condition है, यहाँ पे condition different है as according to like we have discussed, है वही normalize की condition कभी change होती है, but the method to solve is different. क्या method रहेगा, C1 square मतलब जो इसका वेव फंक्शन का कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, वेव फंक्शन का जो कॉफिशिएंट है दूसरे का उसका स्क्वायर, तीसरे वाले का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर एंड सो ऑन. इट कैन बी 4, इट कैन बी 2, इट कैन बी 5. उन सबका स्क्वायर किया, उनको ऐड किया. इफ दैट कम्स आउट टू बी 1, इफ दैट कम्स आउट टू बी 1, देन द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड. तो मार्क दिस पॉइंट कि कभी भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहला स्टेप ये देखना है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए. तो ये चीज, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, अगर इनको ऐड करके 1 के इक्वल आता है तो नॉर्मलाइज है, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. इफ इट इज नॉट नॉर्मलाइज देन यू हैव टू नॉर्मलाइज. इफ चेक वेदर फाई इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट. इफ इट इज नॉर्मलाइज्ड, if it is not normalized, if it is not normalized then you have to normalize. If it is not normalized then you have to normalize it. That we will discuss in the questions कि कैसे normalize करना है. Step number 3, then apply the superposition principle, that is average value for any observable. Now I am considering energy. जरूरी नहीं है energy आप observable ऐसे करो A ही ले लो, किसी भी observable की average value will be C1 square E1. If we are taking A, so then here also we will take A. C1 square A1, C2 square A2, C3 square A3 and so on. ठीक है, this is square. और अगर एनर्जी के लिए क्वेश्चन आता है that is C1 square E1, C2 square E2, C3 square E3. ये ठीक है. अब ये चीज याद रखना, ही कर लिया. दिस गिव्स द एवरेज वैल्यू. मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास क्या आएंगे, एवरेज वैल्यू के. कभी कभी वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन है आपको नॉर्मलाइज करना है, वो आपने कर लिया. अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कर लेंगे. सेकेंड स्टेप क्या है, यू हैव टू लाइक थर्ड स्टेप इज यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू. अब एवरेज वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन है, अभी के लिए इसको याद रख लो, जब अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट यूज टू इट. ठीक है. उसके बाद क्या है, क्वेश्चन कभी कभी तो एवरेज वैल्यू निकालने का आ जाएगा, वो तो इससे. कभी कभी क्या आता है, द क्वेश्चन विल बी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल हैव एनर्जी इवन, या पार्टिकल विल एग्जिस्ट इन स्टेट 1. तो स्टेट 1 में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टेट 1 में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, C1 स्क्वायर, इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर. स्टेट 2 में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, C2 स्क्वायर. स्टेट 3 में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, C3 स्क्वायर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन. कोई भी स्टेप इससे डिफरेंट नहीं होगा. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स. चेक वेदर इट इज नॉर्मलाइज्ड, वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट. If it is normalized, move to the next step. If it is not normalized, then normalize it first. Okay. Then you will apply the average value formula या average energy, average observable निकालने के लिए formula. Then अगर तो एवरेज ही पूछा हुआ है तो वो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी इन स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड सो ऑन, तो जिसका भी पूछा होगा, स्टेट 1 का पूछा हुआ है तो C1 स्क्वायर, स्टेट 2 का C2 स्क्वायर, स्टेट 3 का C3 स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन principle. Next we will be discussing some questions, a lot of questions of superposition principle, how to apply it on the questions. Okay, so this is the first question. क्या है आपको, like statement was very lengthy, I have just written the short part. The wave function for a energy of a system is given as this. और आपको क्या करना है, probability निकालनी है कि सिस्टम, जो सिस्टम है उसकी एनर्जी इवन है. तो सबसे पहले तो आपको ना पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है. हाउ टू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड जज वेदर दिस क्वेश्चन इज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और नॉट. आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देखना है, जो वेव फंक्शन है वो चेक करना है. और इस पर्टिकुलर पार्ट में देखो, देयर इज वन वेव फंक्शन एंड देयर इज सेकेंड वेव फंक्शन, उसके बीच में प्लस का साइन है. प्लस का साइन क्या इंडिकेट करता है, सुपरपोजिशन या सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स. तो जब भी दो वेव फंक्शंस के बीच में प्लस का साइन होगा, उसको देखते ही आपको पता चलेगा क्वेश्चन किसका है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है तो हम स्टेप्स अपने लगाते हैं. दिस इज, अगर मैं कंपेयर करूं C1 psi1 प्लस C2 psi2,
I have C1 equals to root 1 by 4 and C2 equals to root 3 by 4. I have to check whether the wave function is normalized or not. तो हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, दैट इज रूट 1 by 4 का स्क्वायर प्लस रूट 3 by 4 का स्क्वायर. सो रूट 1 इसका स्क्वायर 1 by 4, इसका 3 by 4. सो 4 by 4 इज 1. क्या आ गया 1. और अगर ये 1 आ गया, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 1 आ गया, तो दिस इज नॉर्मलाइज्ड. तो पहला काम तो हमारा खत्म है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, तो नॉर्मलाइज करने की जरूरत है बिकॉज ऑलरेडी नॉर्मलाइज है. करना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिस्टम की एनर्जी कितनी है, E1. तो देखो दैट विल बी E1, प्रोबेबिलिटी E1 होने की क्या है, C1 का स्क्वायर. तो C1 का स्क्वायर, दिस इज C1, दिस इज C1, इसका स्क्वायर मतलब 1 by 4. अब मान लो क्वेश्चन होता प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज एनर्जी E2 के लिए होता तो C2 स्क्वायर दैट विल बी C2 का स्क्वायर रूट 3 by 4 का स्क्वायर दैट विल बी 3 by 4. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम. ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जून 2014 एग्जाम. उसमें क्या था, ये क्वेश्चन था, आपको ये कैलकुलेट करना था. ठीक है, so very easy questions, you can just simply look at the question and just like within 1 minute you can easily attempt the question. Okay, so we will be discussing some more questions. Okay, so next we have this question. इसमें same वही questions, like similar type of question we have. वेव फंक्शन गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर एक स्टेट में पार्टिकल के मिलने की. तो फिर से वेव फंक्शन को देखा, प्लस का साइन है, पता चल रहा है कि सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है. तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं. तो नॉर्मलाइज होने के लिए C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 1. तो इसका स्क्वायर पहले करेंगे, दैट विल बी रूट 3 by 3 स्क्वायर प्लस 2 by 3 स्क्वायर प्लस वी हैव रूट 2 by 3 स्क्वायर. तो देखो 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 by 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 by 9 प्लस 2 का स्क्वायर 2 by 9. तो 3 + 4 7, 7 9 9 by 9 दैट इज 1. और अगर ये 1 आ गया तो इट इज नॉर्मलाइज्ड. और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज्ड है तो बस हमारा एक काम तो खत्म है, नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ऑल द 3 स्टेट्स. तो अगर C1 में मुझे, इस Ψ1 में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू C1 स्क्वायर. हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टिकल की किसी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर. तो स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रूट 3 by 3 का स्क्वायर दैट विल बी 3 by 9. इधर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 by 9. इधर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, स्टेट 2 में और स्टेट 3 में कितनी है, इसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर दैट विल बी 2 by 9. सो दीज आर द 3 आंसर्स. अब एग्जाम में ना ये रिस्पेक्टिवली करके आ सकता है, रिस्पेक्टिवली इट विल बी 3 by 9, 4 by 9, 2 by 9. ओके, तो अभी तक तो 2 क्वेश्चंस ऐसे हो गए जिसमें एक्चुअली इट वाज फॉलोइंग द सुपरपोजिशन, लाइक द वेव फंक्शन गिवन वाज नॉर्मलाइज्ड. इट मे हैपन कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वेव फंक्शन नॉर्मलाइज ना हो, है ना. तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें पहली बात तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, और दूसरा वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू कैलकुलेट एवरेज. अभी तक हमारे सारे क्वेश्चन ना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले थे, अब हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू वाले क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो वी विल बी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2018 एग्जाम. देखो क्या क्वेश्चन है, इट वाज रिटन अ पार्टिकल एग्जिस्ट इन द स्टेट दिस, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन दिस इन स्टेट 5. अब देखो आपको ना 5 स्टेट में निकालना है, इस स्टेट में आपको कैलकुलेट करना है. तो आपको प्लस देख के पता चल गया क्वेश्चन किसके, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल का. तो सबसे पहले जो मुझे वेव फंक्शन गिवन है, मैं चेक करूंगी कि ये वेव फंक्शन मेरा नॉर्मलाइज्ड है या नहीं. दिस इज C1, दिस इज C2. तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 10. नहीं है, ये नॉर्मलाइज नहीं है क्योंकि 1 नहीं आया.
तो नॉर्मलाइज अगर ये नहीं है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज बनाने के लिए देखना, एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, उसी में नॉर्मलाइज हो जाएगा। देखो, द वेव फंक्शन इज फाई इक्वल्स टू साई1। आपने जब कैलकुलेट किया c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, वो कितना आया 10। आपको क्या करना है, इस पूरी, ध्यान से सुनना ये चीज, इस पूरी टर्म को, इस पूरे वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है इसके रेसिप्रोकल के रूट के साथ। किससे? इसके रेसिप्रोकल के रूट के साथ। जो आंसर आया ना, 1 आता तो ठीक है, 1 नहीं आया तो जो भी आया उसका रेसिप्रोकल किया, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, उसका रूट किया, सारी इक्वेशन को कर दो इससे मल्टीप्लाई। ओके, चलो अब मेरा ये वेव फंक्शन है नॉर्मलाइज्ड। अब ये अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी है, दैट इज c1 स्क्वायर E1 c2 स्क्वायर E2। तो देखो आंसर E1 E2 की टर्म्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। c1 स्क्वायर दैट इज 1/10, अब ये c1 हो गया ना, इसका स्क्वायर 1/10, c2 स्क्वायर दैट विल बी 9/10, सो द आंसर विल बी E1 प्लस 9E2/10, E1 प्लस 9E2/10, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो क्या करा, वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज नहीं था तो जो भी आता है, 1 के बिना कुछ भी आ रहा है, उसका रेसिप्रोकल करके, रूट करके, सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, अब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। देन यू कैन प्रोसीड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट। अगर यही क्वेश्चन होता, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट लाइक 1, इन स्टेट 1 या हैविंग एनर्जी E1, देन दैट वुड बी 1/10, और अगर 2 में निकालते दैट वुड बी 9/10। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग, after that we will end the video. Okay, so this is the last question of this video and here we will be introducing a new term. चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या टर्म है। इस केस पे आपको वेव फंक्शन ये गिवन है 4 स्टेट्स को ऐड करके, और साथ में ना ये गिवन है। करना वही है, एवरेज वैल्यू निकालिए, कुछ नया नहीं करना, बट इस बार वेव फंक्शन कुछ अलग फॉर्मेट में गिवन है। उस पे आपको ऐसी ब्रैकेट्स लगा के दी है, दीज आर एक्चुअली डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस। तो इतना सा नाम सुन के घबरा नहीं जाना है, व्हाट आर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस। ये एक फंक्शंस लाइक φ1 लिख दिया, फिर φ1 को नीचे एक्सप्लेन कर दिया कि φ1 क्या होगा, φ1 इज n स्क्वायर, अब n कितना है 1 E0, φ2 कितना होगा n स्क्वायर E0, मतलब 2 का स्क्वायर 4 E0, φ3 कितना होगा 9 E0, φ3 will be 9 E0, φ4 will be, that will be 4 का स्क्वायर that will be 16 E0। ओके, तो बस ये है इसका मतलब कि आपको ना अब यहाँ ना पुट करके अलग से दिया हुआ है n की टर्म्स में, तो आपको उसको जनरलाइज करना है। तो अब देखो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी विल गेट E0, यहाँ पे 4 E0, 9 E0 and we have 16 E0, here we have 4 E0, 9 E0, 16 E0, ये आया। बस अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो हमारा क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही बन गया। आप एक बार खुद से चेक करके ट्राई करो कि क्या ये वेव फंक्शन हमारा जो है नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। अब ये याद रखना, ये वेव फंक्शन का पार्ट है, इसको नहीं इंक्लूड करोगे। दिस इज द पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, यू विल नॉट इंक्लूड दिस, यू विल सिंपली इंक्लूड द कोएफिशिएंट्स। मतलब पहले c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, c3 स्क्वायर, c4 स्क्वायर। क्या ये 1 आता है? देखो 2/7, 3/7 स्क्वायर किया ना, 9 नहीं लेना, 1/7, और उधर भी 1/7, तो कितना आ जाएगा 2, 5, 6, 7, 7/7, देन इट इज नॉर्मलाइज्ड। अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो एवरेज वैल्यू विल बी c1 स्क्वायर E0 E1, c2 स्क्वायर E2, c3 स्क्वायर E3, c4 स्क्वायर E4। ये हुआ। अब देखो c1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मतलब यहां से भी ले सकते हो 2/7, और E1 तो कितना है E0, ठीक है। आगे वी हैव 3/7, E2 कितना है 4 E0, फिर c3 का स्क्वायर इज 1/7, E3 क्या है 9 E0, c4 का स्क्वायर दैट इज 1/7, दैट इज 16 E0। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर इक्वल्स टू 39/7 E0, एंड दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी
for it to exist in state psi n. Okay, so that will be all for this lecture. That will be all for this lecture. इसमें हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए कुछ, इसमें दीज ऑल वर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, तो आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज है, ठीक है, नहीं है तो कर लो. देन यू विल जस्ट यूज एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर प्रोबेबिलिटी निकाली है तो कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो यूज दिस एक्सप्रेशन. दीज आर द ओनली क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन एनर्जी का है, आपको एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आ जाए, किसी और सिस्टम की एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए, बट दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड. इससे बाहर से कभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कुछ नहीं पूछा जाएगा. ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.